नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दवा या जहर। सरकार ने करीब 350 दवाओं पर बैन लगा दिया है। इनमें से कुछ काफी पॉपुलर कफ सिरप और एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि ये दवाएं सेहत को नुकसान पहुंचा रही थी। सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन कई सवाल भी उठ गए इस पहल के बाद। सवाल यह है कि इतने दिनों बाद सरकार क्यों जागी है? कैसे सालों साल तक ये दवाएं बेची जाती रही और सरकार सोई रही? क्या इतने सालों से देश के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया? और अगर हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज हम इसी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दवा के नाम पर सेहत से खिलवाड़, सालों बाद क्यों जागी सरकार? क्या दवा के नाम पर दिया जा रहा था जहर? स्वास्थ्य मंत्रालय ने 354 दवाओं पर बैन लगाकर एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने फाइजर के कोरेक्स सिरप पर लगाए गए बैन पर स्टे देकर कंपनी को कुछ समय के लिए राहत दे दी है, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा समेत अन्य दवा कंपनियां कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही हैं। दरअसल 10 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिक्स्ड कॉम्बिनेशन डोज वाली 354 दवाइयों पर रोक लगाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार ने इन दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया था। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवा 2 या ज्यादा दवाइयों को मिलाकर बनाई जाने वाली दवा होती है। काफी दिनों से इसके नुकसान के बारे में चर्चा हो रही थी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना था कि इसके लंबे समय तक इस्तेमाल से शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। सरकार ने 2014 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसने फिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाली 6000 दवाइयों की समीक्षा की। कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार ने 354 दवाओं पर बैन लगाने का फैसला किया। दवाओं पर बैन से भारत में फार्मा रेगुलेशन सवालों के घेरे में आ गया है। जिन दवाओं पर बैन लगाया गया है, उनमें कुछ मशहूर कफ सिरप और एंटीबायोटिक ब्रांड्स भी शामिल हैं। इनसे लोग सामान्य जुकाम, बुखार और दूसरे इन्फेक्शन का इलाज कराते हैं। यानी ये दवाएं आमतौर पर बगैर सब्सक्रिप्शन के मेडिकल स्टोर पर मिल जाती थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आम लोग इन दवाइयों को लेकर अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे? सवाल ये भी है कि इन दवाइयों की बिक्री को मंजूरी कैसे दे दी गई? अगर इन्हें मंजूरी नहीं थी, तो फिर इन्हें ओवर द काउंटर कैसे बेचा जा रहा था? दवाओं पर बैन के बावजूद इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाएं बगैर ड्रग कंट्रोलर की मंजूरी के भारत में धड़ल्ले से बेची जाती थी। दवा कंपनियां राज्यों में अलग अलग कानून का फायदा उठाकर इन्हें देश भर में बेचती थी। इनमें कई ऐसी दवाएं भी शामिल हैं जो अमेरिका जैसे विकसित देशों में बैन हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जिन दवाओं पर बैन की घोषणा की गई है, कंपनियां उन्हें मेडिकल स्टोर से रिकॉल करेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यह है कि क्या इतने सालों तक देश के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया, और सरकार अगर आज जागी है तो उससे पहले क्या जो भी इन दवाओं का सेवन कर रहा था उसकी सेहत पर इससे उसकी सेहत को नुकसान हुआ? अगर हुआ तो भरपाई कौन करेगा? किसको इसका जिम्मेदार माने? इससे पहले कि हम इस बहस को आगे बढ़ाएं, आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि ये FDC यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है क्या। ज्यादा एंटीबायोटिक्स दवाओं से सेहत को नुकसान होता है। क्यों नुकसानदायक है दवाई, ये हम आपको बताते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं ज्यादा एंटीबायोटिक लेंगे तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रभावित होने का खतरा है। इसके अलावा लीवर को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाएं। ये वो दवाएं हैं जो 2 सॉल्ट या 2 दवा से मिलकर बनती हैं। FDC से तैयार एंटीबायोटिक से हार्ट अटैक का खतरा तक रहता है। FDC से ज्यादातर दर्द दूर करने वाली दवाएं बनती हैं, पेन किलर ज्यादा बनती हैं। FDC से बनी ज्यादातर दवाएं ओवर द काउंटर बिकती हैं, यानी आप जाएं और आपको काउंटर पर वो दवाएं मिल जाएंगी। बिना सब्सक्रिप्शन दवा खाने से ज्यादा नुकसान की आशंका होती है। डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करे तो ही आप दवा खाएं, वरना आपको ज्यादा इससे खतरा हो सकता है। और डॉक्टर्स भी कई बार पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान है, केवल हांडा है, फॉर्मर MD फाइजर। मिस्टर हांडा, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके बारे में आपसे सबसे पहले सवाल तो यही पूछना चाहूंगा सर कि जिन 350 लगभग दवाओं को सरकार ने बैन किया, उसमें फाइजर की कोरेक्स सिरप भी है, जिस पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। लेकिन मैं पूरी लिस्ट पे बात करूं सर, तो ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो सालों से लोग लेते आ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हो या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो, लेकिन बड़ी आसानी से अवेलेबल है और लेते आ रहे हैं। आज सरकार कह रही है कि ये दवाई लोगों के लिए लोगों की सेहत के लिए सही नहीं है। तो क्या इससे पहले जो लोग ले रहे थे उनकी सेहत के लिए वो ठीक थी, आज खराब हो गई? और अगर पहले खराब थी तो पहले रोक क्यों नहीं लगी आपके हिसाब से? बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर ये दवाई हानिकारक है, सेहत खराब किया है, तो क्या गवर्नमेंट के पास इसका डेटा है? इतने सालों से दवाई यूज हो रही है, क्या एडवर्स रिपोर्टिंग आई है? क्या डीसीजीआई के पास ऐसा डेटा है जिससे प्रूव किया जाता है कि ये हानिकारक है? मेरे ख्याल से ऐसा कोई डेटा नहीं है। हाँ, कई दवाइयां इसमें से ग्लोबली बैन की हैं। अगर ग्लोबली दवाई बैन की है तो हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि मेडिकल रैशनल है कि नहीं। ये मेडिकल रैशनल नहीं होता तो ये इरैशनल कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर वो इरैशनल कॉम्बिनेशन है तो एक व्यू लेना चाहिए कि क्या ये दवाइयां मार्केट में होनी चाहिए कि नहीं। इसके लिए मैं काफी सहमत हूं, पर जो दवाइयां ग्लोबली अवेलेबल है, जो मेडिकली रैशनल है, आप उनको भी बैन कर दो तो ये बात गलत है। और बैन करने का एक प्रोसेस होता है साहब। आप पहले तो एक एक्सपर्ट कमेटी पहले भी फॉर्म की गई थी, न्यू प्रोसेस के हिसाब से न्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन होते हैं, वो डीटीए में जाते हैं। डीटीए भी कहती है कि आप ट्रायल करिए, उसकी एफिकेसी दिखाइए, साइड इफेक्ट्स दिखाइए, फिर हम प्रोडक्ट अप्रूव करेंगे। तो इन्होंने इन दवाइयों को डीटीओ पे क्यों नहीं भेजा? या मैन्युफैक्चरिंग को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, कहते हैं कि आपकी दवाइयां 25 साल से चल रही हैं, 30 साल से चल रही है, क्या आप हमको डेटा दे सकते हैं अपने एडवर्स रिपोर्ट का? नहीं, क्या आप डेटा जनरेट कर सकते हैं? सवाल उठा रहे हैं मिस्टर हांडा, आप एक वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि है। क्या कोई एडवर्स रिपोर्टिंग हुई है? बिल्कुल ये वाजिब सवाल उठता है, लेकिन जो हमारे पास डेटा है उसमें यह है कि 2014 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी सरकार ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और उसने करीब 6000 दवाइयों की स्क्रूटनी की है। हालांकि कुछ दवाइयों की स्क्रूटनी अभी भी हो रही है और शायद 500 दवाओं की लिस्ट और जारी हो सकती है जिस पर बैन हो, और ये अधिकतर एफडीसीज यानी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं इन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो अगर कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है और उसकी ये फाइंडिंग है कि दवाई सही नहीं है, तो अभी जो मौजूदा सरकार ने ये कदम उठाया है, क्या इसको आप गलत मानते हैं? क्या वाकई बैन नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर आप एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि ये कॉम्बिनेशन हानिकारक है, तो आप मैन्युफैक्चरर को एक अपॉर्चुनिटी दो, अपना केस प्रेजेंट करें कि ये हानिकारक है कि नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के पास भी कई डेटा है, लोकल डेटा है, ग्लोबल डेटा है, तो वो अपॉर्चुनिटी इन्होंने दी नहीं। और इसमें कई दवाई हैं जो कि अर्लियर एक्सपर्ट कमेटी ने कही थी कि वो ठीक है कॉम्बिनेशन, और ये एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि कॉम्बिनेशन गलत है। तो एक्सपर्ट कमेटी भी आपस में तय नहीं करती कि कॉम्बिनेशन सही क्या है, गलत क्या है। ओके, आप कहते हैं एक्सपर्ट कमेटी की जो फाइंडिंग्स है उस पर भी क्रॉस चेक होना चाहिए कि वो जो इनकी रिपोर्टिंग है, जो उनकी फाइंडिंग है, उनको क्या यहां पर सही है गलत है ये मानना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा एक और मिस्टर हांडा, उसके बाद मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। एक सवाल आपसे छोटा सा मैं जानना चाहता हूं, क्या यहां पर जो साइड इफेक्ट्स हमेशा से, जब कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई एंटीबायोटिक ज्यादा मत लीजिए, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, और ये कमेटी भी कहती है कि ये एफडीसीज हैं, इनके ज्यादा ओवरडोज से दिक्कत हो सकती है। तो ये बात तो हम लोग हमेशा नॉर्मल डॉक्टर भी कहते हैं, इस बात को दवा कंपनियां क्यों नहीं मानती? तो ये बात सही है कि हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक काफी प्रिस्क्राइब होती है, और एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब हो जाती है विदाउट इवन ब्लड टेस्टिंग, तो और कल्चर किए बिना एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। पर इसमें गलती किसकी है? ये गलती है फिजिशियंस और डॉक्टर्स की है कि आप बिना चेक किए, बिना टेस्ट किए सर ओवर द काउंटर की दवाएं मिल रही है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं मिल रही हैं, उसमें डॉक्टर नहीं कह रहा तो भी लोग जा रहे हैं उन दवाओं को खरीद रहे हैं। यहां पर दवा कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं बनती। ये ओवर द काउंटर कोई दवा हिंदुस्तान में नहीं है, सब दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, और कई दवाइयां जैसे कि कोडिन की दवाइयां, उनके लिए तो प्रिस्क्रिप्शन साथ लेके जाना पड़ता है और कॉपी फाइल करनी पड़ती है। अगर ये दवाइयां रेगुलेटर्स के नजर से चली जाती है ओवर द काउंटर, तो फार्मासिस्ट को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए, केमिस्ट को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए, गवर्नमेंट के एफडीए ने एक्शन लेना चाहिए। इसमें दवाई कंपनी क्या करेंगी? आप मुझे बताइए। अगर केमिस्ट सही है सर, सारी जिम्मेदारी आप कंपनी क्या सब पे डाल दें, लेकिन दवा कंपनियों की कोई जिम्मेदारी मत तय करें, दवा कंपनियों का कोई लायबिलिटी नहीं बनती। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। दवा कंपनी पे है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी है कि वो इरेशनल कॉम्बिनेशन नहीं करे, और दूसरी जिम्मेदारी है कि दवा कंपनियों पर यह जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए ना कि जो दवा वो अमेरिका में नहीं बेच रहे, जो दवा वो दूसरे देशों में नहीं बेच रहे, वो भारत में किस तरीके से बेच रहे हैं, और उनको इस चीज की तो टेस्ट करनी चाहिए ना कि यहां पर वो दवा कैसे लीगल हो जाती है। और सरकार आज बैन करती तो उस पर सवाल क्यों उठते हैं? मैं आपके पास आऊंगा सर। मामला सिर्फ दवाओं का नहीं है, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बगैर किसी सब प्रिस्क्रिप्शन के बेचे जाते हैं, यानी उन्हें मेडिकल स्टोर से कोई भी जाए और
जाके आराम से खरीद सकता है। हमारी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने मुंबई और ठाणे से जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर को जांच के लिए भेजा है। साथ ही कुछ और कंपनियों के टैल्कम पाउडर भी जांच के लिए भेजे गए हैं। महाराष्ट्र एफडीए के सूत्रों के मुताबिक जिन प्रोडक्ट्स को जांच के लिए भेजा गया है उनमें डर्मीकूल पाउडर, शावर टू शावर, पॉन्ड्स और नाइसिल पाउडर भी शामिल है। दरअसल अमेरिका में जैकलिन फॉक्स नाम की एक महिला की ओवरियन कैंसर से मौत के बाद जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट संदेह के घेरे में है। जैकलिन का दावा था कि वो बरसों से जॉनसन एंड जॉनसन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थीं, जिसकी वजह से उन्हें कैंसर हुआ। अमेरिकी कोर्ट ने इस मामले में कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए जैकलिन के परिवार को 492 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया था। अमेरिका में कंपनी के खिलाफ अलग अलग अदालतों में करीब 1200 मामले चल रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि टैल्कम पाउडर में एस्बेस्टस या किसी और विषैले तत्व की मात्रा मिलाई गई हो तो ये कैंसर का कारण बन सकता है। लेकिन हर टैल्कम पाउडर में फ्रेगनेंस के नाम पे या उसका बेस जो बनाते हैं उसके नाम पे अलग अलग चीज़ें यूज होती जो कंपनी की कभी कभी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जिनके बारे में पब्लिक को मालूम नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों से हो सकता है कि लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से इस तरह की बीमारियां होने का खतरा हो। ये जब तक कंपनी इसको डिस्क्लोज नहीं करेगी या सरकार की एजेंसियां जांच करके पता नहीं लगाएंगे, आम जनता को कैसे मालूम पड़ेगा। अमेरिका में दवाएं या इस तरह के पूरे प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचने के लिए काफी कड़े नियम हैं। अगर प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। अमेरिका में कोलगेट पाल्मोलिव पर भी भारी जुर्माना लग चुका है। कोर्ट ने कोलगेट पर 87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कोलगेट पर आरोप था कि उसने जानबूझकर अपने प्रोडक्ट में एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया। भारत में फार्मा प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO है, लेकिन मिस्टर आंडा, मैं आपके पास आऊंगा। यहां पर जो हमने एक रिपोर्ट दिखाई कैसे जॉनसन जॉनसन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना अमेरिका में लगाया गया, महाराष्ट्र में भी उसकी जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर अमेरिका और इंडिया का नहीं है, सवाल इंडिया का ही है। सर, मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसमें एक खबर मैं आपको बताता हूं, कोट करता हूं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे मंजूरी लेनी पड़ती देश में किसी भी दवा को लॉन्च करने से पहले। सवाल यहां पर यह है कि अगर CDSCO किसी दवा को मंजूर नहीं कर रहा, उसके बावजूद दवा कंपनियां किसी स्टेट के पास जाती हैं, उसके FDA से मंजूरी लेती हैं और उसके बाद वो जब दवा उस स्टेट में मंजूर होती है तो पूरे देश में सर्कुलेट हो जाती है। सर, क्या यह सही है? यह गलत है, यह बिल्कुल गलत है। अगर CDSCO कोई दवा अप्रूव नहीं करती तो स्टेट को अप्रूव करने का कोई हक नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, और कंपनियों को भी स्टेट में जाना नहीं चाहिए अप्रूवल के लिए। अगर ऐसे अप्रूवल मिलती है तो CDSCO should take an action and ban these products.